सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, मुल्क में सियासी माहौल रोज बरोज गर्म होता जा रहा है। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारी में सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं। वहीं मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए मुस्लिम लीग नून ने तमाम तबकों में इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन दूसरी जानिब मुकम्मल मायूसी भी फैली हुई है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों मरीम नवाज के जलसे में शुरका जलसे की कम तादाद ने खलबली सी मचा दी है। यूं इस कमी को मियां साहब की वापसी पर पुर करने के लिए रहनुमाओं की जानिब से ऐलानात भी किए जा रहे हैं, ताकि मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ज्यादा से ज्यादा कारकुनान को इकट्ठा किया जा सके। नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से कारकुनान को जोश दिलाने की सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इस हवाले से नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। और दूसरी जानिब आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर 9 दरख्वास्तों पर समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया कि इस एक्ट से अदालत उज़्मा के इख्तियार कैसे कम हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि एक तरफ चीफ जस्टिस के इख्तियार महदूद नहीं तो कम जरूर किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब वही इख्तियार सीनियर जजेस में तकसीम किए जा रहे हैं। समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं। इस कमरे में बहुत सी तस्वीर लगी हैं जो मार्शल लॉ आने पर हल्फ भूल जाते हैं। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। इस अदालत ने कई बार मार्शल लॉ की तौसी की है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ ने एक्ट को बरकरार रखने, जबकि दरख्वास्त गुजारों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अपने तहरीरी जवाब में एक्ट कलअदम करार देने की इस्तदा भी की है। क्या सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कलअदम करार दिया जा सकता है, और क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी पर शान-ए-शान इस्तकबाल से माजी की तरह इस्तकबाल मुमकिन हो सकेगा? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। राजा खालिद साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नून लीग के रहनुमा है, सेनेटर गौस न्याजी साहब, और आगे चल के शैला रजा साहबा भी मुझे ज्वाइन करेंगी। आप तीनों शख्सियात का शुक्रिया। गौस न्याजी साहब, ये बताइएगा सर, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अगर मैं प्रिसाइजली आपसे पूछूं, ये लाया इसलिए गया था कि जनाब ये असखुद नोटिस की जो समाअत की इख्तियारात होते हैं कि किसी भी मामले पर असखुद नोटिस ले लेना, ये चीफ जस्टिस के बजाय एक 3 रुकनी बेंच हो जो कि इस बात का फैसला कर सके कि क्या इसका असखुद नोटिस लेना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मुस्लिम लीग नून और प्रिसाइजली आप, अगर आपकी बात करता हूं, आप क्या कहते हैं इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से? इसको कलअदम हो जाना चाहिए? देखिए, जो भी होता है कानून पे बनाया जाता है, अवाम की बेहतरी के लिए बनाया जाता है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल इस तरह बढ़ जाए जिससे कि किसी के बुनियादी हकूक मुतासर होने लगे और किसी को विक्टिमाइजेशन की बू आने लगे या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की स्मेल आने लगे, तो फिर ज़ाहिर है किसी को दीवार से लगाएंगे तो फिर कोई ना कोई रास्ता तो उसके लिए निकालना होगा। अब 2 चीजें हैं, एक इनका जज साहबान का थ्रू वोटर नोटिस और चीफ जस्टिस साहब का थ्रू वोटर नोटिस, और पीछे आप तारीख देख रहे हैं, ठीक है, एक अच्छा कानून है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कहीं देखती है कि कोई कहीं कानून की वायलेशन हो रही है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो एक्शन ले, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन आप माली में देखें कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को 2/3 मेजॉरिटी से वज़ीर आज़म को किसी कानून का सहारा लेकर डिस्क्वालीफाई किया गया और उस पर सितम ज़िक्र किया कि उसके पास कोई अपील का हक भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में पहले आपको पता था कि 52B थी, जिसके सदर के पास इख्तियार था, असम्बली टूटी, फिर आपने देखा कि हर 2 साल बाद असम्बली तोड़ दी जाती थी, फिर हमने उसको रिवर्स किया। अब हमने तो प्रोविजन देखो, जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, अवाम के नुमाइंदे होते हैं, अवाम के जज्बात को, ख्वाहिशात का ख्याल रखते हैं कि उन्हें उनको करते हैं और फिर वापस फिर उनके पास जाना होता है। तो उन्होंने एक 184 का जज साहब को दिया कि आप कहीं महसूस करें ये 184 कि किसी के बुनियादी हकूक़ की वायलेशन है तो आप इंटरवीन करें। और फिर हमारा ये मौक़िफ़ है कि इसमें प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल में कम अज़ कम इस इख्तियार को महदूद नहीं कर रहे, हम तकसीम कर रहे हैं कि 3 जज साहब फैसला करें कि ये नवाज शरीफ साहब का जिक्र कर रहे हैं कि जनाब ये इसी कानून के तहत उनका फिर सुमोटो लिया गया और उसके बाद फिर ऑब्वियसली उनकी वजारत चली गई थी, उनकी वजारत उज़्मा चली गई थी। अगर ये 3 जजेस साहबान करते तो फिर आपको एतराज नहीं होता?
फिर तो ठीक है। फिर जहर अगर 3 जज साहबान फैसला देते हैं, समझो कि एक किस्म का वो एक बेंच ही हो गया ना जी। मतलब बेंच और तीनों अगर हम ख्याल हो और वो ख्यालात आपसे मैच ना कर रहे हो तो सर फिर आप तो तीनों जजेस के बारे में कहेंगे ना कि ये मुनासिब नहीं है। अगर तीनों हम ख्याल ग्रुप एक हो जजेस और आपके ख्यालात उनसे मैच ना कर रहे हो। 3 सीनियर जज साहबान, ये नहीं कि चीफ जस्टिस के मर्जी के 2 जज, 3 सीनियर जज साहबान बैठ के फैसला करें कि ये सुओ मोटो बनता है कि नहीं। और फिर दूसरी जो बात पड़ी है कि उसमें हमें अपील का हक दिया जाए। मतलब ये तो हमारा बुनियादी हक है ना, किसी को कोई भी पाकिस्तानी हो, 24-25 करोड़ पाकिस्तानी में से एक अगर भाई सजा देता है उसके लिए अपील का हक होना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये बनाया है प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल, ताकि अवाम को रिलीफ मिले। देखो कानून का, पाकिस्तान का आइन का कानून के दायरे में जो भी रहेगा इस में कोई मसाइल नहीं पेश होंगे। लेकिन जब कोई किसी का एक बाउंड्री जो कानून मुकर्रर के उसको क्रॉस करेगा, अब मेरे ख्याल में पार्लियामेंट में चाहे इतनी मजलूम है कि जो भी दारा चाहता है उसमें, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सर। वैसे न्याजी साहब बड़ी दिलचस्प बात नहीं है जब देखें सुमोटो लेके अगर नवाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया तो आप कह रहे हैं थोड़ा ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, इसलिए आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लिया है। जब नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ चले गए थे अदालत के अंदर, जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब सुमोटो लेते थे उस वक्त आप ये एतराज नहीं करते थे। ये तो फिर पसंद नापसंद वाली बात होगी ना। उस वक्त तो वज़ीर आज़म साहब कहते नवाज शरीफ साहब, आपको पता है कि कितनी टेंशन डेवलप हो गई थी बिटवीन इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक आर्मी चीफ के दरमियान। अब उसमें नवाज शरीफ क्या करता, ज़ाहिर है किसी इदारे के दरवाजा खटखटाया कि जी आप जो है इसमें नोटिस दें, और इसमें उसकी ताकि मुल्क में एक टेंशन बन गई थी मुतफ़िक़ हुकूमत के खिलाफ। ऐसा लगता था कि इदारे आमने सामने आ गए तो मजबूर नवाज शरीफ साहब को जाना पड़ा। तो ज़ाहिर हम तो कहते हैं कि सुओ मोटो खत्म नहीं होना चाहिए। उसकी चूंकि माजी में इतनी वो मिसालें हो चुकी है सुओ मोटो की दौर से, हम समझते हैं कि बेजा इस्तेमाल किया गया है। तो उसके लिए अगर उस इख्तियारात तस्लीम कर दिए गए, जैसे कि साहब ने कहा था कि जी कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो अपने तय नोटिस नहीं दे, कोई काम किसी को पॉइंट में नहीं कर सकता कि जी जब तक एक मुंतखब काबीना जो है वफाकी काबीना से मर्जी से कोई भी फैसला करेगा, अकेले कोई फैसला नहीं कर सकता, किसी को पॉइंट नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर पे अमल हुआ। अब वही चीज हम सुप्रीम कोर्ट जज साहब से तवक्को करते हैं कि एक साहब के पास देखो एक इंसान की गलती भी हो सकती है, उसके इंतकाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने उससे शफाफियत को कायम रखने के लिए ये 3 रुकनी बेंच का सहारा दिया, 3 बेंचों और फिर उसको अपील का हक भी दिया। ठीक है, राजा साहब भी मौजूद हैं, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। राजा साहब ये बताइएगा, ये वैसे लॉजिकल पॉइंट तो है कि इख्तियारात एक के पास नहीं होने चाहिए, तकसीम होने चाहिए, और वो भी बात दुरुस्त है कि चीफ जस्टिस समेत दीगर जो जज साहिबान कोई भी नहीं, मतलब 2 सीनियर जो जज साहिबान हो चीफ जस्टिस के बाद, उनके पास ये इख्तियार होना चाहिए। तो अब सवाल ये भी पैदा होता है ना कि उस इख्तियारात का इस्तेमाल कुछ चीफ जस्टिस साहब ज्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता? राजा साहब आप अनम्यूट कर लें अपना माइक, आपका माइक म्यूट हुआ है। जी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। अच्छा, पहले वो फोन पे लिया गया ना तो मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ सका था। ठीक है, शायद मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, ये नहीं, जी मैं ये सवाल समझ गया हूं। मैं पहले की वजाहत करता हूं, पहले फेज की। ठीक है, कि वो आपका क्वेश्चन शायद मैं ये कह बैठा कि इस कानून को कलादम होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं समझ नहीं पाया था। कलादम नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। पार्लियामेंट की सोवरेनिटी का ही सवाल नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात और चीफ जस्टिस के पास जो बेमहाबा अख्तियारात हैं। जी जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। बीच में ये बोले तो पता नहीं, बेतहाशा अख्तियारात थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास। अब ये पहला चीफ जस्टिस है पाकिस्तान की तारीख के जिन्होंने अपने अख्तियारात को तकसीम करना चाहते हैं, उन्हें 3 जजों की कमेटी पे फैलाना चाहते हैं। वो ओमनी पोटेंट नहीं बनना चाहते, मुतलकुल अनान नहीं बनना चाहते, और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर प्रोवाइडेड है
कि 3 जजेस की कमेटी होगी, 3 सीनियर जजेस की, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो डिसाइड करेगी कि किस केस में हमने स्टे। चलिए सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। कामरान मुर्तजा साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। कामरान मुर्तजा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहला सवाल तो ये आज प्रोसीजर बिल के हवाले से ही है सर, JUI क्या समझती है, ये इख्तियारात 3 में तकसीम होने चाहिए, और आज जो कि बात हुई कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम कहां हो रहे हैं, ये तो मुनक़सिम हो रहा है 3 सीनियर जजेस साहिबान की तरफ। सर आप इत्तेफाक करते हैं सीबी? देखिए, मेरा ख्याल है जो इस कानून के नाक़िद हैं वो भी शायद उसके कंटेंट पे एतराज नहीं करते हैं इस कानून के। जी जी, उनको भी एतराज सिर्फ जो ना वो टेक्निकल है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, इसमें इस्लामी तरह की अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, या इसका बेनिफिट कहीं पे जो ना कहीं नवाज शरीफ साहब ना उठा लें या कोई और साहब ना उठा लें। तो इस किस्म के एतराजात हैं। कोर्ट के इख्तियारात की तकसीम या कोर्ट से इख्तियारात कहीं नहीं लिए। पार्लियामेंट ने उनके दरमियान एक तवाज़ुन कायम किया है। इस बात पे बहुत ज्यादा तनकीद हुआ करती थी कि चीफ साहब जो है वो स्याह और सफेद के मालिक बन जाते हैं, कोई केस लगाएं तो उनकी मर्जी, ना लगाएं तो उनकी मर्जी। किसी कोई मामला अगर 10 साल भी दबा रहे तो भी उस वक्त के चीफ साहबान की मर्जी। तो ये अगर इस पे कमेटी बन गई है और एक की बजाय 3 लोग और उसी अदारे के सीनियर तरीन लोग जिसमें चीफ साहब खुद भी शामिल हों, अगर वो इस मामले को देखते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें क्या बदनीयती क्या है। मैं ये जो पिटीशन जो नंबर जिसका 6 है, मैं उसको पढ़ रहा था और साथ हैरान था। उसमें पार्लियामान पे जो है ये इल्जाम लगाया गया है कि उसने उसकी न सिर्फ उसकी बदनीयती शामिल है बल्कि उसने फ्रॉड कमिट किया है। अब मुझे इस फ्रॉड समझ में नहीं आ रहा था कि पार्लियामान ने कौन सा फ्रॉड कमिट किया है। ये कानून जो है ना वो बना के बदनीयती भी जो है ना मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो अगर ये जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है उसको पढ़े अगर, तो ये तो मुतालबा था, तमाम बारों का मुतालबा था कि ये इस तरह से किया जाए, और आज का नहीं था, ये तो दाइयों से ये मुतालबा हम कर रहे हैं। तो कामरान साहब, हो सकता है कि शायद वो पिछला जो दौर था बंदयाल साहब या पिछली पार्लियामेंट जो थी वो कभी कभी आमने सामने आ जाते थे, वो पार्लियामेंट की कार्रवाई को मंगवा लेते थे पार्लियामेंट, फिर पार्लियामेंट के अंदर भी तौहीन पार्लियामेंट का लफ्ज यूज हुआ जो हमने माजी में कभी नहीं सुना था। तो शायद ये उस वजह से बदनीयती की बात हो रही हो। वो तौहीन पार्लियामान वाली बात भी वो गलत है, मैं उसके साथ एग्री नहीं करता। बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशन हमारे वक्त में भी ऐसी हुई है कि जिसमें जो है वो आप उसको कह सकते हैं कि वो मुनासिब नहीं है। पार्लियामान में हमारी तौहीन नहीं होती, हम पब्लिक के लोग होते हैं। एग्जैक्टली हमारी किस चीज की तौहीन होती है? ये ऐसी हम हमारे साथ कोई आए, अच्छी बात करे, अच्छी बात ना करे, हमसे इख्तिलाफ करे, तो हम कहें कि जी हमारी तौहीन होने लग गई है, तो ये बहुत बुरी बात है। हम वो उस कानून को भी कहीं ना कहीं पे पार्लियामान को खुद देखना चाहिए, मगर वो तौहीन पार्लियामान वो एक तरह से आप समझ लें कि रिटेलिएशन में जो ना वो। ठीक है, चलिए सर, मुझे आपसे दीगर चीजों पे भी जरा डिटेल में बात करनी थी। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने फ्रॉम नोवेयर उन्होंने बात बोल दी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस होंगे, तो चलें पंजाब में भी वोट डाल दिया जाएगा, सिंध में भी डाल दिया जाएगा, लेकिन नॉर्थ के जो एरियाज हैं, स्वात है, यहाँ पर मौसम बड़ा सख्त होता है, इस वजह से लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे नहीं। सर, ये 2008 के जब इलेक्शंस हुए थे वो भी गालिबन जनवरी के आखिर में या दिसंबर के आखिर में होने थे, वो बेनज़ीर साहिबा की शहादत की वजह से उसको डिले करना पड़ गया था, फिर वो गालिबन 16 फरवरी 2008 में हुए थे। तो सर, ये पहली बार तो नहीं हो रहा था? नहीं, पहली बार नहीं हो रहा, मगर आपको ये याद नहीं है शायद कि उस वक्त भी एतराजात हुए थे कि जो दिन रखे गए हैं। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं तो 2 चीजों को हम नोट करते हैं और उसको हम सामने रख के करते हैं कि शदीद गर्मी ना हो, ये पंजाब और सिंध की वजह से, और शदीद सर्दी ना हो, ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की वजह से। तो ये चीजें मद्देनजर रखी गई हैं, मगर स्टिल जो है जो कुछ मौलाना ने कहा है उसका कोई नेगेटिव मतलब ना निकाला जाए। नहीं सर, मैं नेगेटिव मतलब नहीं निकाल रहा, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात बस यही है कि मौसम की सख्ती है इस वजह से? इसके अलावा भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बताए ना सर। में देखिए 84 लोग हमारे शहीद कर दिए गए, 200 लोग जख्मी हैं। हाफिज हमदुल्ला के ऊपर जो जी बिल्कुल दहशतगर्दी में इजाफा हुआ सर, बहुत इजाफा हुआ, मगर हमको टारगेट किया जा रहा है, हमारे उलमा को टारगेट किया जा रहा है। तो वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड होता है
वो नहीं मिल रहा। आप क्या ये समझते हैं कि इन हालात में आप मौलाना को कैंपेन के लिए मैदान में उतारेंगे? रैलीज होती हैं, जलसे होते हैं, वो जाहिर सी बात है फिर उसके लिए मुश्किलात होगी। लेकिन सर फिर एक सवाल कामरान साहब ये भी तो होता है ना, मैं अगर जैसे आप 2 महीने और आगे बढ़ा दें, 2 महीने बाद जैसी फिर इलेक्शंस करीब आने लगेंगे, फिर दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा होगा, तो ये उज़र सही रहेगा सर, आपको लगता है? नहीं, ये उधर बिल्कुल सही नहीं रहेगा। हमने कभी ये नहीं कहा कि इन वजूहात की बिना पे हम खुदा न खास्ता इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं। हमने सर्दी की वजह जो है ये जानवन है। अगर गर्मी की वजह से अगर जुलाई के महीने में अगर पंजाब में इलेक्शन करवाने होते तो ये आपको जो है पंजाब में जो पार्टियां ज्यादा इन हैं उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात आते कि ये कौन सा महीना है इलेक्शन करवाने का। तो इसी तरह से जो हमारे एरियाज है जहाँ पे हमारा असर ज्यादा है, हमने उन इलाकों के हवाले से ये किया, मगर इसके बावजूद हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे या जो इसका बाइकाट। ऑब्वियसली आपका एक तवील एक्सपीरियंस है, मौलाना साहब का बड़ा तवील एक्सपीरियंस है, वो तो जाहिर सी बात है खानदान से ही सियासत चली आ रही है, जाहिर सी बात है। सर ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी उसके बाद फिर कहा कि हम एक ही जमात हैं जो कि इलेक्शंस में जाना चाहते हैं, और फिर मौलाना साहब के साहब से भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता उन्होंने ये बात किस कॉन्टेस्ट में की, क्यों की, किस लिए की, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जनाब सिर्फ पीपल्स पार्टी इलेक्शंस में जाना चाहती है। आप क्या कमेंट करेंगे सर इस पर? देखिए ये बात वो तसलसल से कह रहे हैं बिलावल साहब, मगर क्या ये जो CCI वाला मामला है सेंसस वाला, ये सेंसस वाले मामले को जो है वो उसकी जो सारे के सारे मेंबर हैं उसकी फॉर्मेशन निकाल लीजिए। ये आर्टिकल मेरा ख्याल 153 या 154 के नीचे होगी, इसको जरा निकाल लीजिए, उसमें नाम देखिए कि किन किन लोगों के हैं और वो कौन कौन से पार्टियों से मुताल्लिक है। तो आप उसके बावजूद अगर ये सेंसस वाला मामला ना आता तो ये क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन के लिए सब मजबूर ना होते? तो ये सेंसस वाला इशू जो है वो क्यों? तो सर सेंसस वाले इशूज में इशू के अंदर अगर डिमिलिटेशन की अगर मैं बात करूं सर, वो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ था, उसमें पीपल्स पार्टी का अलग वर्जन है, नून लीग का अलग वर्जन है। नून लीग कहती है कि पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक कर दिया था डिलिमिटेशंस के लिए, और पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने से तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। जो हल्का बंदियां हुई, जो मरदमशुमारी के नताइज आते उससे लग रहा था कि हल्का बंदियों से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो सर क्या सही, आपको क्या लगता है एज अ थर्ड पार्टी, आपको क्या लगता है कि ये हल्का बंदियों से फर्क? मैंने इस वक्त तक जो है वो बलूचिस्तान पे मैंने माइंड अप्लाई किया है जो सूबाई हल्के हैं, और हमारी 51 जनरल सीटें हैं, और 51 जनरल सीटों को जो है ना इन्होंने इस तरह से तकसीम किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि कहीं पे हल्का बन रहा है 1,60,000 में और कहीं पे हल्का बन रहा है 4,66,000 में। अब इस हद तक, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी हैं तो उसमें भी जो है ना कहीं 4.5 लाख पे बना दिया, कहीं 3 लाख पे बना दिया, कहीं 1.25 लाख पे बना दिया। एक अजीब किस्म का हुआ है। ये जरा निकाल के इसको जरा देखिएगा बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली के। जी सर, पंजाब के वाले से भी हैरत से जो है ना वो हैरत ज़्यादा रह जाएंगे। बिल्कुल सर, पंजाब की हल्का बंदियों के वाले से भी पीपल्स पार्टी ने इसको अदालत में चैलेंज कर दिया। सिंध की बात की, लेकिन सर 30 नवंबर तक ये सारी चीजों का टाइम है, उसके बाद गालिबन 54 दिन या 55 दिन के बाद इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएगी। आपको लगता है ये जो हल्का बंदियों पर एतराज निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि सर आपकी वकालत में भी एक बड़ा तवील एक्सपीरियंस है, सियासत में भी है, ये सारी चीजें हो जाएंगी, मतलब अदालत में भी अगर कोई जाता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बाद अदालत में भी जाता है, तो ये सारे मामला 30 नवंबर से पहले हो जाएंगे? ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नहीं जाएंगे, इसके लिए ये अदालत में नहीं जाएंगे बल्कि इलेक्शन कमीशन में जाएंगे जी। इसको ये जो हल्का बंदियां हैं ये अबूरी हल्का बंदियां हैं, इसको आप प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कह सकते हैं। ठीक है। और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे एतराज़ात जमा होते हैं, उसके लिए 30 दिन की मुद्दत है, और उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज में शायद उसके ऊपर डिसीजन लेना है उन्होंने। उसके बाद अगर किसी को एतराज है तो तब जो है ना वो रिट फाइल हो सकती है मुतलका अदालत, मुतलका हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दोनों जगह पे। और सर इसकी कानूनी और आईनी हैसियत होगी, क्योंकि ये तो डिलिमिटेशंस तो पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत से होती है ना? नहीं, इसमें ऐसा है कि वो ये वाली जो डिलिमिटेशन जिसको आप समझ रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये सेक्शन 17 के नीचे है, और इसमें जो ना वो सेक्शन 20 और 21 का जो ना इलेक्शन एक्ट में उसको मद्देनजर रख के ये हल्का बंदियां होती हैं। इसमें किसी सूबे की सीटें ज्यादा या कम नहीं की गई। वो आर्टिकल 51 के नीचे जो आप जो समझ रहे हैं वो आर्टिकल 51 और शायद उसी तरह से सूबे के लिए 106 है, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उसमें अगर वो अमेंडमेंट होती तो फिर 2/3 सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, JUI की नजर में सर इलेक्शंस जनवरी के आखिर में नहीं तो कब होने चाहिए?
मेरा ख्याल है दिसंबर इसमें वो मुमकिन महीना हो सकता है अगर हम कुछ चीजों को स्क्वीज कर रहे हैं। उसमें ये जैसे 30 दिन है इसमें एतराजात के लिए, अगर इस 30 दिनों को जो ना महदूद कर दिया जाए एक दफा के लिए बाई ऑर्डिनेंस, मुतल का सेक्शन को जो ना उसमें सनसेट क्लास डाल दिया जाए। इस तरह जो केसेस के डिस्पोजल का टाइम है उसको 30 दिन से कम करके अगर 8-10 दिन पे लाया जाए तो एक महीना जो ना बचा सकते हैं और वो दिसंबर का महीना हो सकता है। दिसंबर में गो के सर्दी होती है मगर निस्बतन कम होती है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कामरान मौजूद थे जनाब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मेरे दीगर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू के सिलसिले से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गौस न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और राजा खालिद साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। गौस न्याजी साहब ये बताइएगा सर, ये नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से आपको लग रहा है कि लोगों की तादाद कम होगी? नहीं, कोई कम नहीं होगी, ज्यादा होगी बिल्कुल। हम ग्रास रूट लेवल में मैं काम करता हूँ और जिस तरह लोगों का जोश खरोश है, लोग तो बेताब है और ट्रांसपोर्ट की हमारे से मदद मांग रहे हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट वही की हम जाना चाहते हैं। अभी आप हवाला दे रहे थे मरीम नवाज साहब का कि लोग कम थे, कम नहीं है। तो मुझे तो काफी ज्यादा लोग नजर आए। तो सर फिर ये क्यों कहा जा रहा है, जो मुतालिका जाहिर सी बात है जो लोग होते हैं, जो लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपने हल्के से लेकर आते हैं, हल्के की सियासत कर कि अगर आप ज्यादा लेकर आएंगे तो जनाब ये 1 to 5 बाइक ले जाएगा, ये एक तो अभी स्टार्ट है और लोग बिल्कुल आ रहे हैं उसमें। देखो बात जब ऐसा होता है कि जो MP MLA उनके आपस में रिफ्ट होती है, एक तजाद होते हैं उनके ख्यालात में, उनके ग्रुप्स बने होते हैं। तो अगर MLA जलसा कर रहा होगा तो MP के बंदे नहीं जाएंगे, MP कर रहा होगा MLA नहीं जाएगा। लेकिन मियाँ साहब की क़यादत में तो सबके इत्तेफाक है। जब मियाँ साहब आएंगे तो आप देखेंगे कि ये लोग संभाले नहीं जाएंगे, इसके तरफ प्रिपरेशन हो रही है और तैयारी हो रही है। सर वैसे मैं गौस साहब आपको अगर मौजूदा सूरत हाल बताऊं ना, इस वक्त महंगाई अपने उरूज पर है, पेट्रोल की कीमतें आपको पता है आसमान से बातें कर रही हैं, डॉलर की कीमतें कहाँ हैं, बेरोजगारी हद से ज्यादा है, लोगों के पास जॉब नहीं है। सर ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई अपने रिश्तेदार के घर भी नहीं जा रहा होता, अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी काम क्यों ना हो, अगर दावतनामा हो, कोई तकरीब हो, अदरवाइज कोई जाता ही नहीं अपने रिश्तेदार के घर में, कि अगर जाएंगे तो 100 खर्चे होंगे। सर ऐसे मामले के अंदर नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए लोग खुद से आएंगे, ये थोड़ा मानना और समझना मुश्किल लगता है सर। नहीं देखिए जी, हम आवाम के सामने अपने 2013 से 18 का दौर रखते हैं और हम यही लोग समझाते हैं कि जी तो जो सारा खिलवाड़ के इमरान खान ने 3.5-4 साल में, हमने 16 माह में तो ठीक किया और लोगों की सोच में काफी तब्दीली मुझे नजर आ रही है। अगर ऐसी बात होती, लोग आपकी बात बिल्कुल अपने पॉइंट ऑफ ठीक है कि महंगाई बहुत है, पेट्रोल बड़ा महंगा है, लोग हमसे यही कह रहे हैं कि हम इस्तकबाल के जाना चाहते हैं, हमें ट्रांसपोर्ट दें, वो ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करें, क्योंकि महंगाई बिल्कुल सही है। लोगों के पास इस सकत नहीं है कि वो जा सके, लेकिन दिल उनके मियाँ साहब के साथ रखते हैं और वो चाहते हैं कि मियाँ साहब को इस्तकबाल करें और उनकी बंदोबस्त कर रहे हैं इंशाल्लाह। हम उनको ट्रांसपोर्ट भी देंगे और लोग को साथ चलेंगे और लोग आप देखेंगे कि एक पुरहजूम और बल्कि ठाठे बातें समुंदर होगा लोगों का। और ये जो कहते हैं कि जी मियाँ साहब की बकूलियत नहीं है, उस दिन सारे सब सर वैसे बंद हो जाए। पिछले जो 16 महीने गुजरे हैं ना मखलूत हुकूमत में, जिसमें अच्छा इम्तियाज शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं अगला सवाल उनसे करूंगा, लेकिन जो मखलूत हुकूमत लेड बाय मुस्लिम लीग नून जो गुजरी अभी 16 महीने, उसके बाद सर ऐसा लगता नहीं है कि या तो नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब का पुरतकवा इस्तकबाल होना चाहिए, क्योंकि महंगाई इससे ज्यादा थी सर, लोगों के लिए हुआ कुछ नहीं है खास। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, इसमें सारे जो है वो 12 पार्टियां थी और 12 पार्टी हुकूमत की। और चूंकि अवाम से जो रिलेटेड डिपार्टमेंट थे, मतलब वजारत दाखिला हो गया, वजारत तवानाई हो गई, बिजली हो गई, गैस हो गई, ये चूंकि हमारे पास थे तो लोग इसलिए आम लोग समझते हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून जिम्मेदार है। अलबत्ता लोग समझते ये कि नून के पास इबादत हल है, वो किसी और पार्टी में टेस्ट करने को तैयार नहीं है। अच्छा, तो वो नून इसके जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन जो संजीदा लोग, जैसे मैंने पहले कहा, लोग सोच में तब्दीली है। ठीक है कि ये जो शुक्र है कि इमरान खान जो खिलवाड़ किया था उनको सही किया और हमारा जो IMF से मुआवजा था। मैं जरा इम्तियाज शेख साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करता हूँ। इम्तियाज साहब सर ये बताइएगा, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काफी ज्यादा इस हवाले से खदशात है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, और साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी गुज़िश्ता रोज बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो इलेक्शंस वक्त पर करवाना चाहती है।
मौलाना साहब के बयान के बाद उन्होंने बात की है। सर, आपको लगता है कि आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है, उसकी वजूहात क्या है? शुक्रिया बहुत बहुत जी। देखिए, हमने ये जो बात काफी दिनों से हमने की थी, जब से ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी उसके बाद ये बात हुई, 2-3 दफा हुई है, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल हम कहते हैं सही बात थी ये जो कहा गया था, क्योंकि जो जिस तरह की कंपोजिशन है फेडरल गवर्नमेंट की, जिस तरीके से सपोर्टेड लोग इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के उसमें मौजूद है, उसकी बुनियाद पर ये कहा गया था। और मैं समझता हूँ कि वो सही बात थी, इसमें हकायक पे मबनी थी। तो हम अभी भी मुतालबा हमारी पार्टी का, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यही है, और हम इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं फौरी तौर पे। सर, निगरां काबीना बनाना तो निगरां वजीर आजम का इख्तियार होता है ना, उसमें एक जमात के अगर लोग ज्यादा हैं तो उसमें उस जमात का क्या कसूर है? मैं सर ये जानना चाहूंगा। नहीं, तो हमने जमात का कसूर तो हमने कहा ही नहीं है। नहीं सर, बिलावल साहब कहते हैं नून लीग से हम मांग रहे हैं। नहीं, तो अब नून लीग के लोग उसमें शामिल हैं, वो ब्यूरोक्रेट जो कि मतलब नून लीग से वाबस्ता रहे हैं, तो उसमें मतलब जिन्होंने शामिल किया है मतलब निगरां वालों ने, मतलब उन्हीं का कसूर है। लेकिन ये जरूर है कि वो है नून लीग के, और डेफिनेटली इस तरह तो बिलावल साहब नून लीग से शिकवा क्यों कर रहा है? पार्टी के नहीं हो रहे, पीपल्स पार्टी के नहीं हुए, किसी और पार्टी के नहीं हुए, जरूर निगरान है इनके साथ मिलकर किया है। यही बात है सर। इम्तियाज साहब, आपने बहुत जानदार बात की है। उसकी वजह यह कि या तो इलेक्शन कमीशन से इसका तकाजा बनता है, शिकवा बनता है, या फिर निगरां हुकूमत से बनता है। लेकिन आपके जो चेयरमैन है ना, ये नून लीग से तकाजा कर रहे हैं कि जब एक पार्टी को ज्यादा आपको ये गलत समझे आप, इस तरह की बात नहीं है। तकाजा नून लीग से क्यों करेंगे हम? हमने तकाजा किया है, जिन्होंने मतलब उनको शामिल किया है उसमें। लेकिन ये जरूर है कि मतलब हम कहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक पार्टी के इतने 5-7 वजीर उसमें हैं, उनके। आप ही कह रहे हैं नून लीग से आपको कोई शिकवा नहीं है? देखेंगे, हमें शिकायत पॉलिटिकल पार्टी से हमें क्यों शिकायत होगी? पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम इत्तेहादी थे और उनको शामिल किया जा रहा था, और इस तरह का कोई डील थी तो उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी से लोग होने चाहिए थे, अगर इस तरह है तो। लेकिन फिर वो तासुर नहीं बनता केयर टेकर का कि वो न्यूट्रल गवर्नमेंट है। अब इस पे तो काफी बात हो चुकी है, इस पे प्रोग्राम भी हो चुके हैं। हम तो अभी भी अपनी बात पे कायम है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, उनको पॉलिटिकल आजादी हो, और मतलब वो इलेक्शन लड़ सकें, जो कानून के मुताबिक लड़ सकते हो, उनको बिल्कुल उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तमाम पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सर, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा राजा साहब की तरफ। ये बताइएगा, आपको किसी ने जलसा करने से रोका, रैली निकालने से रोका? अगर हम इलेक्शन मुहिम की बात करें ना, तो यही चीजें होती हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो गई, जलसा हो गया, रैलीज हो गई, खिताबात हो गए, इन तमाम चीजों से तो किसी ने नहीं रोका ना सर? नहीं, इसमें रोका नहीं है, लेकिन एक तो इलेक्शन की डेट नहीं आ रही, उस पर एतराजात हैं। इलेक्शन की डेट आनी चाहिए, ये पॉलिटिकल पार्टी सब डिमांड कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो लेवल प्लेइंग फील्ड, और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी, इसमें ये तासुर उभर रहा था कि इसमें PMLN के हिमायत याफ्ता या उनके दौर के या उनके फेवरेट अफसरान और जो लोग लगे हैं, तो मतलब उससे तासुर यही हो रहा है कि ये PMLN के लोग हैं, क्योंकि एक्सटेंशन है जो कि पुरानी हुकूमत की PMLN की एक्सटेंशन, ये तासुर है, बिल्कुल अभी भी है। मतलब मैं वो तासुर कहीं वैसा तो नहीं है सर, जैसे नाम भी दे सकता हूँ सर, वो आप मुझे पता है सर, नाम आप किसका नाम लेंगे मुझे इस बात का आइडिया, लेकिन सर ये तासुर वैसा तो नहीं है जैसे कराची के लोगों को तासुर हो रहा था कि सिंध हुकूमत है तो फिर मेयर के लिए भी पीपल्स पार्टी ने सारा मामला किया, जिनको वोट देना था वो वोट नहीं दिया उन्होंने, तो पीपल्स पार्टी कहती थी अगर वो वोट नहीं दे रहा तो इसमें हमारा क्या कसूर है, और फिर जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी वोट नहीं देंगे। अगर कोई वोट देना नहीं चाहता तो जबरदस्ती तो किसी का वोट दिलवा नहीं सकते ना आप। तो जो वोट देना चाहते हैं तो वोट देंगे, जो नहीं देना चाहते वो नहीं देते। तो मेरा सवाल फिर यही है ना कि निगरां हुकूमत अगर किसी को अपने साथ वजीर रखना चाहती है तो उसमें उस पार्टी का तो कसूर नहीं होगा ना? तो पार्टी का कसूर तो हमने कहा भी नहीं है जनाब, आपने चेयरमैन साहब के आपने कहा है सर। नहीं सर, चेयरमैन साहब ने, अच्छा चले कोई बात नहीं, लेकिन ये हमने कहा तासुर ये मिल रहा है कि उनकी एक्सटेंशन है, तो मैं भी कह रहा हूँ जो उनकी बात है वो यही बात थी। तो फिर वो जो मेयर कराची के मामले में तासुर मिल रहा था फिर वो भी दुरुस्ती होगा सर? नहीं, तो मतलब उसमें तो एक इलेक्शन हुआ था, नहीं इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में वो नहीं जीत सके जमात इस्लामी वाले या PTI के लोगों ने वोट नहीं दिया, तो उसमें मतलब हमारा कसूर तो नहीं। और उसके बाद वो
ऐसे नहीं ना जो खुफिया वोट था, वो तो ओपन वोट था। जिन्होंने आके दिया उन्होंने आके दिया, जिन्होंने नहीं दिया अभी भी कहते हैं नहीं दिया। अच्छा। अभी तो इतना अरसा गुजर गया ना, अभी तो कह सके ना हमें जबरदस्ती की थी। ठीक है, हमने तो जबरदस्ती नहीं की। अब तो आगे बात कर लेनी चाहिए, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। राजा खालिद साहब सर ये बताइएगा, ये 30 नवंबर तक सारे मामला इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल करने हैं और उसके बाद फिर डेट अनाउंस करनी है। सर ये शिकवा तो बिल्कुल सही है इम्तियाज साहब का या फिर जितने भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बिल्कुल दुरुस्त शिकवा है भाई, इलेक्शन डेट अनाउंस कर दें। आज से पहले तक ये नहीं होता था कि इस महीने के इस हफ्ते को इलेक्शंस होंगे, मतलब डेट अनाउंस होती है, डेट और शेड्यूल क्यों नहीं अनाउंस हो रहा, क्या वजूहत है? नहीं जी, देखिए ना, मसला ये है कि जब सेंसिस हो जाए, जब नई मरदमशुमारी हो जाए, नया डेटा सामने आ जाए, तो उसके बाद आपको उस डेटे के मुताबिक इलेक्शन करवाने होते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन को उसके लिए तैयारी करना होती है, डिलिमिटेशन है, उसके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं, लेंथी प्रोसेस है। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ये याद रखिए कि सिर्फ डेट अनाउंस नहीं करता बल्कि स्केड्यूल देता है साथ। ये नहीं कि फ्लां डेट को इलेक्शन होंगे, स्केड्यूल से पहले आप डेट अनाउंस नहीं कर सकते, यही कह रहे हैं सर आप? नहीं कर सकते, स्केड्यूल पूरा आप स्केड्यूल देंगे ना कि फ्लां डेट को आपको नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करवाने हैं, स्क्रूटनी होनी है, बाकी जितना भी प्रोसेस है वो सारा वो एक शेड्यूल देना होता है। अब यहाँ पे उन्होंने एक टेंटेटिव डेट नहीं बल्कि एक वीक दे दिया कि लास्ट वीक। तो सर फिर सवाल ये भी तो ना, पीपल्स पार्टी को ये बात का अंदाजा तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है ना कि इनको अंदाजा ही नहीं होगा। तो फिर जब अंदाजा है तो फिर इस तरह का सवाल क्यों पैदा होता है कि इलेक्शन डेट अनाउंस नहीं हो रही? देखें, वो अपने अपने ज़रा सियासी मामलात होते हैं, सियासी मफादात होते हैं, उन्हें सूट कर रहा होगा कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन हो जाते, इसलिए ज़ाहिर है वो अपने जो सियासी जो फ़वाइद हैं, बेनिफिट्स हैं, फ्यूचर है, उसे देख के तो इस तरह का उनका डिमांड है। एक दो बातें में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके हवाले से रह गई थी सर, कामरान मुर्तजा साहब। आज तो पूरा दिन समाप्त हुई है सर, आप करें, बिल्कुल करें। हम तो 1 घंटे में उसको समाप्त कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप करें, बात करें। जी नहीं, बस मैं इसमें 2-3 मिनट लूंगा। जी जी बोलिए। एक तो ये है कि इसमें सिर्फ आज खुद नोटिस वाला मामला नहीं है कि आज खुद नोटिस पहले चीफ जस्टिस का प्रीरोगेटिव था, अब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में 3 जजेस पे मुश्तमिल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस। ये वो किन किन केसेस में आज खुद नोटिस ले सकते हैं, सुओ मोटो नोटिस ले सकते हैं, उसने डिसाइड करना है। साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेंच की, वो भी वही 3 जजेस करेंगे, लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये नहीं होगा कि जिस तरह से पहले देखे ना, ये पिछला जो दौर गुजरा, मैं उससे कोई अच्छा दौर नहीं समझता, बल्कि पाकिस्तान की जो जुडिशियल हिस्ट्री है उसमें जो हमारे बदतरीन अदवार हैं उनमें से एक दौर ये लास्ट वाला था, बंदियाल साहब का, बंदियाल साहब का, कि एक मखसूस बेंच आप तश्कील दे देते हैं, मनपसंद के जजेस पे और मंजूर नजर जजेस पे बेंच तश्कील दे के फैसले करवा रहे हैं, जबकि मसलसल डिमांड आ रही है। वो बार की डिमांड है, बाज जजेस की डिमांड है और अटॉर्नी जनरल की डिमांड है कि जी आप फुल कोर्ट तश्कील दे दें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं इन केसेस में, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। उनकी जो है पिटीशंस थी इस तरह की, या उनकी जो रिक्वेस्ट होती थी। अच्छा एडवोकेट साहब, आप इसको बयान कीजिएगा, लेकिन फिर मेरे जहन से सवाल निकल जाएगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने जिक्र किया कि जनाब पुराना वाला दौर था, बड़ा ये तारीख किस्म का दौर था, लेकिन कभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी अदालत के अंदर कि मुल्जिम को लाया जाए तो जज साहब कहें गुड टू सी यू, या आप कभी नजीर मिली? ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की। मैं पहले भी शायद आपके शो में भी ये गुजारिश कर चुका हूँ, ये कभी नहीं हुआ कि किसी मुल्जिम को जजेस के गेट से दाखिल किया जाए, कभी नहीं हुआ। नेवर एवर हैपेंड इन दी जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और आते ही उससे कहा जाए जी के गुड टू सी यू, और जब वो जाए तो कहा जाए कि विश यू ऑल द बेस्ट, और जब वो कोर्ट में खड़ा हो तो सारे उसके जी के आपने सोना कैसे है, आपके रूम्स कितने होने चाहिए, आपके पास बंदे कितने होने चाहिए, आपके खाने का मेन्यू क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें चीफ जस्टिस साहब डिसाइड करवा के भेजें। ठीक है, अगर इस तरह का ट्रीटमेंट देना है तो आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो ये कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। फिर सबके साथ इसी तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए।
ये डिस्क्रिमिनेशन है। और पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब पे, अदलिया के आला तरीन मनसब पे बैठ के तो आप ऐसे करें, ये इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर। ठीक है। दूसरा, ये तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से एक दो और इम्पोर्टेंट बातें मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि हमारे जो केसेस थे सुप्रीम कोर्ट में, वो साल हर साल से, यानी मेरी 2017 की एक क्रिमिनल अपील है, अभी 10 अक्टूबर के लिए फिक्स हुई, यानी 6 सालों से ज्यादा अरसा हो गया उससे पेंडिंग, और एक समाअत भी नहीं हो सकी। अब ये है कि नए कानून के मुताबिक आप कोई भी ग्राउंड ऑफ अर्जेंसी शो करके 14 दिनों के अंदर अपनी अपील या अपना केस लगवा सकते हैं। एक बात ये। फिर ये था कि 184(3) जो आर्टिकल है, जो डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें अगर जिस तरह मियां नवाज शरीफ का केस है उसकी मिसाल ले लें, या जहांगीर तरीन का, अपील का हक नहीं है। ये जो नेचुरल जस्टिस है, ये सेनेटर गौस साहब भी ये बात कह रहे थे कि अपील का हक ना हो, ये तो हर एक पर होना चाहिए ना, अपील का हक हर एक पे होना चाहिए। देखें ना कि आपने उसे ट्रायल करके वहां पे सजा दे दी और अपील का हक उसे नहीं दिया, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, ये इंसाफ के जो बुनियादी तकाजे उसके खिलाफ है, बुनियादी तकाजे हैं और बुनियादी हकूक के खिलाफ है। इसमें वो हक प्रोवाइड किया गया। फिर अख्तियारात बांटे गए, यानी चीफ जस्टिस पहले मुतलकुल अनान था कि मैं चाहूं तो केस लगे, मैं ना चाहूं तो 10 साल केस ना लगे। अब वो 3 रुकनी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। कोई भी इस मुल्क के अंदर मुझे एक मिसाल दे दें कि किसी ने अपने अख्तियारात कम किए हों, बल्कि हमेशा कोशिश की कि तमाम तर अख्तियारात का मरकज और महवर वो शख्सियत हो जाए। वो सदर है, सारे अख्तियारात उसके पास हों, प्राइम मिनिस्टर है तो वो पिवट बन जाए अख्तियारात का, वो ओमनीपोटेंट बन जाए, वो उसका खजीना अख्तियारात हो जाए। लेकिन ये पहला चीफ जस्टिस है कि जो अख्तियारात को तकसीम करने के हक में है, उसे बांटने के हक में है। और पार्लियामेंट ने कहीं कोई इस तरह की कदगन नहीं लगाई कि जी पार्लियामेंट ने इनके अख्तियारात कहीं स्नैच कर लिए हों। कतन ऐसी बात नहीं है। ये विद इन कोर्ट जो अख्तियारात तकसीम हुए हैं विद इन कोर्ट हुए हैं, वो स्पीकर को नहीं दे दिए गए या किसी लॉ मिनिस्टर को तफवीज नहीं कर दिए गए। इसलिए और फिर ये जो इल्जाम, एक बात याद रखिएगा कि मैं इनकी पिटिशन पढ़ता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। वो कहते हैं कि इट वाज द मेलाफाइडी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की मेलाफाइडी कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहती है कि मेलाफाइडी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द लेजिस्लेचर, यानी कानून साज अदारे को मेलाफाइडी एट्रीब्यूट नहीं की जा सकती। सही है, उसकी बदनीयती नहीं होती। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया था अतर मिनल्ला साहब ने कि एक तरफ 22 करोड़ अवाम के मुंतखब करदा लोगों का बनाया हुआ कानून और दूसरी तरफ हमारे बनाए हुए रूल्स, तो प्रीवेल कौन सी चीज करेगी? तो एक तो वकील साहब ने कहा जी कि रूल्स प्रीवेल करेंगे। रूल्स प्रीवेल कतन नहीं करते बल्कि कानून हमेशा प्रीवेल करते हैं। सर, क्योंकि टाइम की कमी ना सर, मैं चाह रहा हूं एडवोकेट साहब आप इस पे भी रोशनी डालें, फिर मैं ये सेनेटर साहब से भी पूछूंगा। नवाज शरीफ साहब आके जेल जाएंगे? देखें ना, इसमें 2 बातें। एक तो प्रोटेक्टिव बेल मेरे ख्याल में ले रहे हैं जी ताकि मुझे प्रोटेक्टिव बेल तो सिर्फ अदालत के अंदर तक जाने की है ना, अदालत में जाके उन्होंने फिर भी बेल अप्लाई करनी है ना। अदालत के अंदर तक जाने की है। उसके बाद फिर अगर अदालत को सेटिस्फाई कर पाए कि मैं चूंकि एब्सकॉन्डर भी हूँ, क्योंकि एब्सकॉन्डेंस उनकी डिक्लेयर कर रखी है कोर्ट ने, अगर वो दूसरा ये सेटिस्फाई कर पाए कि जो मेरा ओवरस्टे था वो किसी हवाले से जस्टिफाई था, तो शायद सर मेरा सवाल दोनों मुझे पता था कि आप ये बात कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या जस्टिफाई कर पाएंगे, अदालत को मुतमईन कर पाएंगे, क्योंकि मफरूर है और वो मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन मेरे के लिए कहते हैं उन्हें जेल जाना चाहिए, जेल जाके वहां से अपनी अपील जल्दी फिक्स करवाएं, उसकी हियरिंग और वो एक्विट हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ वाले एक्यूज जो है कोई एक्यूज एक्विट हो चुके हैं। अब उनके मैं जरा सेनेटर साहब से भी पूछ लेता हूं। सेनेटर साहब, गौस साहब आप ये बताइए, नून लीग को ये है मतलब खदशात हैं कि चलें आपको प्रोटेक्टिव बेल तो मिल जाएगी, आपको राहदारी जमानत तो मिल जाएगी कि आप चलें अदालत चले जाएं, आपको मीनवाइल कोई गिरफ्तार ना करे। अदालत को कैसे मुतमईन करेंगे कि आप 6-8 हफ्ते के लिए गए थे इलाज कराने की गर्ज से, फिर एक तवील अरसे से आप बाहर हैं, फिर आप लंदन से सऊदी अरब भी चले जाते हैं, आप लंदन से दुबई भी चले जाते हैं, तो पाकिस्तान कितना दूर है, यहां क्यों नहीं आ रहे थे?
देखिए जी, उस पे पहली बात तो ये है कि प्रोटेक्टिव बेल तो सबको मिल जाती है और कोर्ट दे देती है। जी जी बिल्कुल, बाकी की मिसालें थे, साहब में ली है, शकील मेमन साहब ने तब कोई उसकी वजह होती है ना सर, अदालत खुद चाहती है कि मुल्जिम पेश हो जाए तो फिर कोई गिरफ्तार करने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, जो बेल मियां साहब को मिली थी उसमें शराइत थी कि 4 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, उसके बाद जब तक ये डॉक्टर को ये नहीं कहेगा कि ये फिट है, वापस नहीं जाएंगे। और हुकूमत अगर समझती है, उस वक्त की हुकूमत, कि जी मियां साहब ठीक है और नहीं आ रहे हैं, तो वो फिर कोर्ट आएंगे। तो ये एक तरीकाकार था उस वक्त रिपोर्ट जो बेल दी थी कोर्ट ने। तो उस बात अगर पिछली साहब का हुकूमत या जो हुकूमत समझती है कि मियां साहब ठीक है वापस नहीं आ रहे, तो कोर्ट को रिपोर्ट करें कि मियां साहब तो ठीक है वापस नहीं आ रहे, तो फिर कोर्ट वो बेल कैंसिल करती है। कोर्ट ने भी बेल कैंसिल नहीं की। जो जिस केस पे कोर्ट ने बेल दी थी वो अभी तक कायम है। वो जो मियां साहब की सेहत जाबी, वो अभी जब तक कोई साबित नहीं करता अदालत में कि मियां साहब को सेहत हो गई है और वो वहां ठहरे हुए हैं, जानबूझ के नहीं आ रहे हैं, मियां साहब की बेल कैंसिल नहीं होगी। अभी वो जब सरेंडर करेंगे तो ये कहेंगे कि ये जो मेरे हालात थे उसमें आपने बेल दी थी और मैं अब आपके पास पेश हो गया हूँ। उसके बाद अदालत जाने कि अदालत समझ ली कि इनको जेल जाना चाहिए तो जेल। वो फिर वो सवाल भी तो करेंगे ना, वो डॉक्टर कौन से थे जो डॉक्टर आपको लंदन से सऊदी अरब जाने की इजाजत दे रहे थे, उम्रा करने की इजाजत दे रहे थे, दुबई जाने की इजाजत दे रहे थे, पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं दे रहे थे? ये सवाल भी तो फिर जेन्युइन सवाल होगा ना। उनके मालिक का नाम कार्बन डॉक्टर लारस था। लेकिन ये तो हुकूमत का था ना, अदालत ने तो एक बेल की हुकूमत में जिम्मेदारी डाली, क्योंकि हुकूमत मुखालफत कर रही थी उस वक्त की हुकूमत जो है, और मियां साहब की बेल की मुखालफत कर रही थी। अब जब मियां साहब वो अब दोबारा मुद्दई हुकूमत थी ना जी, हुकूमत अगर दोबारा जाए उस कोर्ट में कि जी मियां साहब को सेहत हो गई और नहीं आ रहे, तो फिर कोर्ट जो है बेल कैंसिल कर देगी। अभी तक कोर्ट की बेल पे कैंसिल नहीं हुई। अब अगर दोबारा मियां साहब ऐसा कहते हैं, हमारे वकील अच्छा केस तैयार करते हैं और कहते हैं कि ये जो वजूहात थी और मियां साहब की बेल को बाहर रखा जाए, ठीक है, हो सकता है कौन सी वक्त। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गौस मौजूद थे, इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और एडवोकेट राजा खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआ रही, तो इंशाल्लाह कल 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।